Hello friends, today I am going to discuss about interrogative sentence of present perfect tense। जैसा कि आप इसके पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के नियम और उसके वाक्यों को आप देख चुके हैं, तो इस प्रकार से अब उसी के क्रम में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया गया है कि एक एक प्रश्न सूचक वाक्य होता है। इसमें जो प्रश्न होते हैं, इसमें जो सवाल होते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, उससे संबंधित जो सेंटेंस होते हैं, उससे संबंधित जो भावनाएँ होती हैं वो व्यक्त की जाती हैं। तो आज हम इस टेंस में मतलब इस वीडियो में मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर ही चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वो हमेशा प्रश्न की बात करता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि मैं आपको मतलब अपने वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में मतलब जो है मैंने आपको मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में बताया है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य प्रायः दो होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर के अंतर्गत जो टेंस आप पढ़ रहे हैं वो प्रायः कितने होते हैं? टेंस प्रायः मैंने बताया है 3 गुणित 4 बराबर 12। इसी टेंस को आप पढ़ रहे हैं, इसी टेंस के माध्यम से आप सारे वाक्यों को हल करते हैं। यही एक ऐसा मतलब ये टेंस ऐसा है जो पूरा का पूरा जितना आप चाहे इतिहास, चाहे भूगोल, चाहे संस्कृत, हिंदी जो भी आप लिखना चाहें इसी के माध्यम से आप लिख सकते हैं। विदाउट टेंस यू कैन नॉट राइट समथिंग, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग अबाउट एनी सब्जेक्ट, अबाउट एनी ऑल्सो। आई मीन टू से दैट देयर आर 2 सेंटेंस। प्रश्नवाचक इसको कहा जाता है मुख्य प्रश्नवाचक और एक इसको कहा जाता है सहायक प्रश्नवाचक। ये सहायक प्रश्नवाचक क्या होता है और मुख्य प्रश्नवाचक क्या होता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जो मतलब कि मुख्य प्रश्नवाचक शब्दों से मतलब जिसका निर्माण, जिस वाक्यों की स्टार्टिंग, जिस वाक्यों में मुख्य प्रश्नवाचक शब्द आए हों ऐसे वाक्यों को मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और जिन वाक्यों में जो वाक्य है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी के जो वाक्य होते हैं उसमें जहाँ पर सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो वैसे वाक्यों को सहायक प्रश्नवाचक कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सहायक प्रश्नवाचक हो चाहे मुख्य प्रश्नवाचक हो, सबके अंत में मुख्य प्रश्नवाचक शब्द ही लगा रहता है, लेकिन दोनों के अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, अलग अलग उसके भाव होते हैं, अलग अलग उसके रूप होते हैं, अलग अलग उसके रूल्स होते हैं और उसी रूल्स के अनुसार वाक्यों को हल किया जाता है। तो आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव के जो 2 मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के जो दो रूप होते हैं मतलब उन पर हम आप चर्चा करेंगे। पहले को जो मुख्य प्रश्नवाचक कहा जाता है, दूसरे को जो सहायक प्रश्नवाचक कहा जाता है। तो आप उसको देखिए कि मुख्य प्रश्नवाचक क्या होता है। मुख्य प्रश्नवाचक वह वाक्य होता है जो है मुख्य प्रश्नवाचक शब्दों से ही प्रारंभ होता है, तो उसके अलग नियम होते हैं। उसके क्या नियम होते हैं? उसमें लिखा जाता है सर्वप्रथम आप लिख सकते हैं मुख्य प्रश्नवाचक शब्द। मुख्य प्रश्नवाचक शब्द क्या हैं? व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, हु। आप इतने को मानिए क्योंकि ये जो हु होता है ये 2 प्रकार से काम करता है, इसलिए आप इतना मानिए। क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द जो होते हैं वो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। मतलब मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों में ये शब्द जरूर आएंगे। और वाक्य में मतलब ये जो शब्द होंगे हिंदी वाक्यों में आप इसको टटोलेंगे, हिंदी वाक्यों में आप अगर इसको सर्च करना चाहेंगे तो ये प्रायः जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? वाक्यों के बीच में। ये मुख्य प्रश्नवाचक की पहचान होती है। मतलब जैसे प्रश्न यह उठता है कि प्रश्नवाचक यदि 2 होते हैं, एक मुख्य प्रश्नवाचक होता है, एक सहायक प्रश्नवाचक होता है, तो मुख्य प्रश्नवाचक को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि मुख्य प्रश्नवाचक है? चूँकि वाक्य के दोनों के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, तो इसको जस्टिफाई करना थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट वर्क है।
तो हम चर्चा कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो अब इसको जो है इसकी पहचान को जानना, इसको जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है, नहीं तो आप कंफ्यूज होकर के सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों के नियम को मुख्य प्रश्नवाचक में लगा सकते हैं, मुख्य प्रश्नवाचक के नियम को आप सहायक में लगा देंगे तो वाक्य सरासर गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें नियम है, क्या है कि यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे शब्द या यह मान लीजिए कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया। अब दो सहायक क्रिया होती है तो उसमें आपको फिर कैसे आपको उसको चूज करना पड़ेगा, कैसे आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये दो सहायक क्रिया में से एक सहायक क्रिया होगी, हैज होगा कि हैव होगा, इसके लिए भी हम बताते हैं। वाक्य को हल करते समय हम बता रहे हैं आपको। सहायक क्रिया प्लस कर्ता, यहाँ कर्ता हो गया, प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस इसके बाद कर्म होगा। तो आप देखिए, पहले मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों को आप देख लीजिए। तो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों के पश्चात हम आपको सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों के रहस्य को बताते हैं। जैसे यहाँ पर है, उसका भाई अपना कार्य कब पूरा किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाक्य है प्रश्नवाचक। पहली बात, जब आप वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और वाक्य के अर्थ से प्रश्न निकल रहा है, इट इज़ रेजिंग क्वेश्चन, मतलब कि इट इज़ क्वेश्चनिंग, मतलब कि क्वेश्चन हो रहा है, तो ये तो मुख्य प्रश्नवाचक ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब प्रश्नवाचक वाक्य होना मतलब उसके वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो प्रश्नवाचक वाक्य तो हो गया। अब इसको हल करने के लिए इसके जो दो टाइप्स होते हैं, एक सहायक एक मुख्य, उसको जब तक आप नहीं जान पाएंगे इसको आप हल करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों में लगा है। अब उसको मैंने क्लासिफाई कर दिया है, मैंने उसको वर्गीकरण कर दिया है। वर्गीकरण करके क्या मैंने बताया कि उसको मैंने वर्गीकरण करके इसका नाम मैंने ए रख दिया है, या ये कह सके कि इसका नाम मैंने मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य रख दिया है और इसके बाद वाले को मैंने सहायक प्रश्नवाचक रख दिया है। तो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य इसलिए पड़ गया नाम उसका कि मैंने बताया है कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हों, ये सिद्ध होता है कि ये बीच में मुख्य प्रश्नवाचक शब्द आया है। जब बीच में मुख्य प्रश्नवाचक शब्द आया है तो ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब आप इसको मुख्य प्रश्नवाचक वाले जो नियम होते हैं उसी को आप लगाएंगे तो वाक्य बनेगा। अगर दूसरे को आप लगाएंगे, अपने मन से आप लगाएंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए हमने आपको जो है मतलब आप आसानी से सीख जाएं, इसलिए मैंने जो है उसके रहस्यों को दो भागों में कर दिया है। दो भागों में करके आप उसको याद कर लीजिए, एक ही लाइन में याद कर सकते हैं, एक ही बार में याद कर सकते हैं और आप प्रश्नवाचक वाक्यों के रहस्यों को समझ सकते हैं कि वाक्य मुख्य प्रश्नवाचक में है कि सहायक प्रश्नवाचक में है। तो इस प्रकार से अब ये मुख्य प्रश्नवाचक है क्योंकि टैली कर रहा है, आप मिला लीजिए। मैंने कहा कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, बीच में आया है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया। अब मैंने यहाँ लिखा है मुख्य प्रश्नवाचक, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन। अब इसके बाद ये कहते हैं कि सहायक क्रिया लिखो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ दिस सेंटेंस। अब आपको सहायक क्रिया लिखना है तो आपको आना पड़ेगा उसके पास। उसका क्या है, ये उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। उसने अपना कार्य पूरा कब किया है। तो अब जब उसने की अंग्रेजी का आप खोजेंगे तो ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिखा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे आप, ही कहेंगे। तो अब यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग आप क्या सहायक क्रिया लिख सकते हैं, हैज, व्हेन हैज। अब इसके बाद कर्ता आ जाएगा ही, अब इसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा। पूरा करने की अंग्रेजी होती है फिनिश्ड, उसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। व्हेन हैज ही फिनिश्ड। अब इसका अपनापन आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क। ये आपका बन गया। तो इस प्रकार से मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे हल करेंगे, किस प्रकार से आप हल करेंगे, आप इसको देखिए। अब आप देख रहे हैं दूसरा वाक्य मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए दूसरे वाक्य को देखिए, उसमें भी आप देखिए आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ ही देख लीजिए, जैसे है कि तुमने, अब देखिए तुमने शब्द जो आता है वो कंफ्यूज करता है। तुमने उसको क्यों पीटा है। पीटा मीन्स मारना होता है। तुमने उसको क्यों पीटा है। अब देखिए मैंने बताया कि यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में हो, फिर वही बात आ गई। फिर ये शब्द आ गए कि नहीं बीच में। जब बीच में आ गए
तो यहाँ पर फिर क्या माना जाएगा, ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य माना जाएगा। अब मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य जब माना जाता है तो फिर वही नियम लागू हो जाएगा जो यहाँ पर ए के अंतर्गत या मुख्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंतर्गत लिखा गया है, तो वहीं पर नियम लागू होगा। क्या नियम लागू हो गया, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाई, अब इसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया लिखने के पहले आप कर्ता को टटोलेंगे, कर्ता के पास जाएंगे। कर्ता के पास आप चले गए तो यहाँ पर लिखा है तुमने लिखा रहता है तो स्टूडेंट कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन एक बात हमारी याद रखिएगा आप, जो यू होता है वो यू एक ऐसा शब्द है जो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों रूपों में उसका फॉर्म जो होता है, उसकी जो स्पेलिंग होती है वो एक ही होती है। बट यू हैव टू नो अबाउट द प्लेस ऑफ यूजिंग ऑफ यू, मतलब आपको अब उसके स्थान को, जहाँ पर यू प्रयोग किया गया है उसके स्थान को जानना पड़ेगा, उसके स्थान विशेष को पहचानना पड़ेगा कि वो यू वहाँ कहाँ पर लिखा गया है। सो इट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेंटेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है सेंटेंस का। सो इट इज़ रिटेन हियर तुमने, इट इज़ द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट where the subject consists, it is also it is also here, so it is also used as a subject of this sentence, so it is you of nominative case, मतलब ये nominative case का you है। so according you can use have, why have, then after, मतलब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, you। अब यहाँ पर यू जो है वो लिखा गया है, अब इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में समझाएंगे, और इसके पहले भी मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी मैंने समझाया था। तो आप ये देख सकते हैं कि जो यू है वो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है। जब यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस है तो इसके साथ क्या होगा, अपनापन तो है नहीं, तुमने उसको क्यों पीटा है, व्हाई हैव यू, अब थर्ड फॉर्म पीटने की, बीटन उसको, हिम, यहाँ पर क्या हो गया, व्हाई हैव यू बीटन हिम। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो जो है क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि सब बीच में आते हैं। एक और गूढ़ शब्द है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको मैंने बताया कि एक ऐसा शब्द है जो थोड़ा सा कन्फ्यूज पैदा करता है, बट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन टू सॉल्व एनी सेंटेंसेज वेयर इट इज़ यूज्ड। जहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है वैसे किसी भी प्रकार से आप कन्फ्यूज मत होइए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, तुमने उसको, देखो आई एम सॉरी ये गलत है थोड़ा सा, तुम्हें किसने बुलाया है। आप देख सकते हैं वाक्य को, तुम्हें किसने, या इसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा कौन, तुम्हें कौन बुलाया है। इट इज आल्सो अपियरिंग आर द हु हैज बीन यूज्ड एट द प्लेस ऑफ मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में जो हु का प्रयोग किया गया है वो मिडिल, मतलब कि बीच में ही प्रयोग किया गया है। अर्थात मैंने जो ये नियम बताया है कि यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे शब्द या मुख्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हों तो ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ये तो सत्य बात है। बट देयर इज ए कन्फ्यूजन, एक यहाँ पर कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैंने ये बताया है कि जो हु शब्द होता है, हु इज आल्सो यूजिंग एट द प्लेस ऑफ मेन इंट्रोगेटिव वर्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। मैंने ये बताया कि हु को जो है मुख्य प्रश्नवाचक के रूप में और कर्ता के, मुख्य प्रश्नवाचक के रूप में और कर्ता के रूप में, दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये कन्फ्यूजनल वाक्य होगा, अर्थात ये कन्फ्यूज करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो तुम्हें आया है ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा तो गया है सब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ये रहस्य है। ये अंग्रेजी के जो रूल्स होते हैं उसके एक्सेप्शन के अंतर्गत है। जैसे कि कोई भी, मैंने ही बता दिया है कि जो कर्ता होता है वाक्य के प्रारंभ में होता है, बट देयर इज नो सब्जेक्ट हियर, यू इज आल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, मतलब को जो यू है यहाँ पर क्या है, इस वाक्य का कर्म है। आप देखिए कैसे कर्म है, हम इसको हल करते हैं, आप देखते रहिए। देखिए अब यहाँ है, यहाँ पर लिखा जाएगा हु, ठीक है। अब इसके बाद एक सहायक क्रिया आएगी। अब मैं ये बताता हूँ कि ये सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर नंबर दोनों होता है। हु हैज
तो यहाँ पर हैज हो गया। अब देखिए, अब आना चाहिए क्या, कर्ता, बट देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, वाई, हु इज आल्सो यूजिंग एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ मेन इंट्रोगेटिव वर्ड। यहाँ पर मुख्य प्रश्नवाचक और कर्ता के दोनों के रूप में काम करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु हैज कॉल्ड। अब यहाँ पर कर्म है, कर्म कौन सा था, ये मैंने बताया था कर्म था, यहाँ पर देखिए लिखा गया, वाक्य सही है, हु हैज कॉल्ड यू, हु हैज कॉल्ड यू। इस प्रकार से मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण इस प्रकार से मुख्य प्रश्नवाचक के रूप में हु का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के रूप में हु का प्रयोग किया जाता है, कर्ता के रूप में हु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आप वाक्य को हल करेंगे, ये नियम कर्ता और मुख्य प्रश्नवाचक का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पूर्णतया परिलक्षित होता है, पूर्णतया दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपने देखा कि इसको केवल और केवल सब्जेक्ट मान गया, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ भी तो मुख्य क्रिया का प्रयोग, सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हु के साथ यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सो इट इज यूज्ड हेयर द थर्ड पर्सन ऑफ द वर्ब। यहाँ पर क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इसमें कोई कर्ता नहीं है। इफ़ द सब्जेक्ट इज आल्सो प्रेजेंट, यदि सब्जेक्ट कर्ता जो होता वो अगर प्रेजेंट होता तो सहायक क्रिया के बाद लिखा जाता, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सहायक क्रिया के बाद कर्ता, सहायक क्रिया के बाद कर्ता, बट देयर इज थर्ड पर्सन ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब, सो देयर इज नो सब्जेक्ट। यू इज आल्सो ऑब्जेक्ट, सो इट इज रिटेन देयर एट द लास्ट एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू। मतलब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू लिखा गया है, इसमें किसी प्रकार से कोई मतलब कि कर्ता नहीं है। तो आपने मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों के रहस्यों को, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों के नियमों को, हु के प्रयोग को आपने देखा। अब हम इसी के संदर्भ में, इसी के क्रम में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी पर चर्चा करेंगे, मतलब जिसको मैं सहायक प्रश्नवाचक मान रहा हूँ, अब हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप देखते रहिए। अभी हम इसके पश्चात सहायक प्रश्नवाचक वाक्य पर चर्चा करेंगे। अब ये सहायक प्रश्नवाचक क्या होता है, मतलब कि इसके अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। अब इसका ये तात्पर्य होता है कि यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे शब्द, हिंदी की बात करते हैं, हिंदी वाक्य जो हिंदी में हिंदी वर्जन को जब अंग्रेजी वर्जन में आप ले जाएंगे तो हिंदी वाक्यों को पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने से पहले उनके दोनों चीज़ों को आप जानते रहे कि सहायक प्रश्नवाचक किसको कहते हैं और मुख्य प्रश्नवाचक किसको कहते हैं। तो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा और मुख्य के, इसमें ये पहचान इसकी ये होती है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में हो या अधिकतर बहुतायत संख्या में, मतलब कि क्या शब्द ही आता है। यदि, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, यदि क्या शब्द या प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में हो, वाक्य के प्रारंभ में हो, तो वाक्य प्रारंभ में हो तो क्या नियम लागू होता है, वो नियम लागू होता है क्या, सर्वप्रथम, ये दूसरे प्रकार की दूसरी पद्धति से बनेगा, सर्वप्रथम सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं। अब देखिए उसमें दूसरा नियम था कि मुख्य प्रश्नवाचक शब्द आएगा, एक सहायक क्रिया आएगी, एक कर्ता आएगा, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, कर्म आएगा। इसमें प्रारंभ में क्या होगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में हो तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया, देयर इज टू हेल्पिंग वर्ब्स हैज एंड हैव, सो विथ ही सी इट इज यूज्ड हैज एंड विथ आई वी दे इज यूज हैव। सो वाक्य को आप देखिए, क्या माताजी भोजन पका चुकी हैं। देखिए ये वाक्य है। अब इसमें जो क्या शब्द है यहाँ पर, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट, बट इट इज़ नॉट यूज्ड हेयर, मतलब यहाँ पर ये व्हाट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। जब व्हाट का प्रयोग शुरू में रहता है तो वो इसकी अंग्रेजी सर्च करना शुरू करते हैं कि व्हाट की अंग्रेजी क्या होगी। दे शुड
नो, दे शुड नो अबाउट द रूल्स ऑफ ग्रामर, अबाउट द रूल्स ऑफ दैट सेंटेंस, अबाउट द रूल्स ऑफ दैट टेंसेंस एंड हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये रूल्स होता है कि यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया, तो ये नियम है कि उसकी एक सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है। जब एक सहायक क्रिया की बात हम करते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट की बात तुरंत आ जाती है कि सब्जेक्ट कौन सा है। अब यहाँ पर दो सहायक क्रिया मैंने बताया, हैज और हैव है। यहाँ पर आया है माताजी, माताजी आल्सो सिंगुलर नंबर एज ए सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में सिंगुलर नंबर पर प्रयोग की गई हैं, तो इसलिए सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज। इसके बाद क्या आ जाएगा, कर्ता, हैज द मदर। आप देख रहे हैं भोजन पकाने की अंग्रेजी होती है कुक, उसका थर्ड फॉर्म होगा कुक्ड। अब क्या पकाए हैं, भोजन, ये बन गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो कैसे बनाया जाता है। आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, क्या उसने एक गीत गाया है। देखिए अब यहाँ पर आ गया वाक्य, क्या उसने एक गीत गाया है। फिर इट इज़ रिपीटिंग आल्सो, यहाँ पर वो दोहराया जा रहा है बार बार, क्योंकि क्या शब्द पहले ही आता है। जब क्या शब्द यहाँ पर पहले लिखा गया है तो क्या की अंग्रेजी नहीं हो यहाँ पर लिखी जाएगी, क्यों, देयर इज नो रूल्स ऑफ राइटिंग व्हाट बिफोर स्टार्टिंग द सेंटेंस। वाई, इट इज इंडिकेटिंग द सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, it is indicating the second type of interrogative, or it is also helping verbs interrogative words interrogative sentence। ये सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सेम वही बातें आएंगी, सेम वही रूल्स लागू होगा। देयर इज नो यूजिंग ऑफ व्हाट, ऑफ द मीनिंग ऑफ क्या। सो क्या उसने एक गीत गाया है। अब यहाँ पर उसने को यहाँ पर सी रिगार्ड किया जाएगा, यहाँ पर क्या माना जाएगा, सी। तो सी को आप देख सकते हैं, सी के साथ कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से आपको रिवीजन करना चाहता हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए, आई, वी, यू, दे, इट इज आल्सो 4 इन नंबर। ही, सी, इट इज आल्सो 3 इन नंबर। सो व्हाट इज कम एंड व्हाट इज ज़्यादा, व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल। सो व्हाट इज इन नंबर्स लेस, जो संख्या में कम हो, एंड व्हाट इज नंबर्स इन मच, जो संख्या में अधिक हो, इज आल्सो कॉल्ड प्लूरल एंड इज आल्सो कॉल्ड सिंगुलर। सो ही, सी, इट इज आल्सो इन 3 नंबर्स। ये 3 हैं और ये 4 हैं। मैंने इसको प्लूरल, मैंने इसको सिंगुलर माना है, कैटेगराइज किया है। इट इज़ नॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, इट इज ए जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द थॉट ऑफ ए टीचर। मतलब एक अध्यापक की एक जनरल कॉन्सेप्ट होती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो लर्नर्स होते हैं उनको सिखाने का, ये कॉन्सेप्ट है ये। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर। ये ग्रामर के नियमों पर आधारित नहीं है, बल्कि किसके नियमों पर आधारित है, स्टूडेंट को सीखने के नियमों पर आधारित है, टीचर को सिखाने के नियमों पर आधारित है, न कि वो जो है व्याकरण के रूल पर आधारित है। सो इट इज़ आल्सो सी। सो यू कैन हियर हैज, आफ्टर दिस हैज सी। अब आएगा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, हैज सी संग ए सॉन्ग, ये बन गया। आप देख रहे हैं कि ये सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जा रहे हैं। अब हम सहायक प्रश्नवाचक वाक्य और मेन इंट्रोगेटिव मतलब मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ जो नकारात्मक शब्द आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा, क्या उसका नौकर आज नहीं आया है, आज नहीं आया है। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। देयर इज नो कन्फ्यूजन, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो इंटरवल टू यूज नॉट इन द सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब नॉट को प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग करने से जरा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज आल्सो यूज्ड after the subject, after the using of subject. Where is using subject, there not is present and not will be present। मतलब जहाँ पर सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा उसके बाद नॉट प्रेजेंट ही होगा, उपस्थित ही होगा। सो देखिए, क्या उसका नौकर, अब यहाँ उसका नौकर अर्थात हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट आ गया। अब हिज सर्वेंट जो होता है, आप ध्यान दीजिए, हिज सर्वेंट जो होता है वो क्या होता है, एक वचन होता है कि
बहुवचन उसका नौकर अर्थात राम, राम एक वचन है। सो इट इज़ यूज्ड, इट विल बी यूज हियर हैज, हीज, सर्वेंट आ गया, ही हैज हिज सर्वेंट नॉट कम टुडे, बन गया हैज हिज सर्वेंट नॉट कम टुडे। मैंने कहा था कि कर्ता के बाद, मैंने कहा था कि कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आप मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य में भी देख सकते हैं, वहाँ भी यही आएगा, तुमने उसे गाली क्यों नहीं दिया है, तुमने उसे, आई मीन टू से दैट it should be correct sentence which is very, which can be, उसका नौकर क्यों दरवाज़ा, उसका नौकर क्यों दरवाज़ा बंद नहीं किया है, बंद नहीं किया है, उसका नौकर दरवाज़ा क्यों बंद नहीं किया है यहाँ पर। सो आई एम सॉल्विंग दिस सेंटेंस, व्हाई हैज हिज सर्वेंट नॉट शट द डोर। ये देखिए नॉट, ये देखिए नॉट, आफ्टर द सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट, मतलब कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कर्ता के बाद, यहाँ पर चूँकि कर्ता सेम आ गए हैं, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। मतलब यहाँ पर कर्ता के बाद नॉट आया है, वहाँ पर भी कर्ता के बाद नॉट आया है। इसलिए जो ये बातें कही जाती हैं, एक और सेंटेंस का नाम लिया जाता है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। प्रायः दिखाई पड़ता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव, इसको भी एक नाम दिया गया है, चूँकि हम इसको एक नाम नहीं मानते हैं। और आपका प्रयोग, अगर आप इंट्रोगेटिव को और निगेटिव को आप सही से प्रयोग करना जानते हैं, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव में बहुत अंतर नहीं है कि दोनों एक साथ आ गए तो एक नाम पड़ गया। क्योंकि जो पॉजिटिव सेंटेंस का नियम है, निगेटिव सेंटेंस का नियम, उसमें बहुत अंतराल हैं और बहुत उसमें नियम हैं। और इंट्रोगेटिव में भी ए बी का नियम है, लेकिन इंट्रोगेटिव और निगेटिव में कोई ऐसा नियम नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आई मीन टू से दैट not is used after the subject in main interrogative sentence and not is used after the subject in helping verb sentence, मतलब helping verb interrogative sentence। मतलब सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों में भी कर्ता के बाद नॉट आता है, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों में भी कर्ता के बाद नॉट आता है। तो my dear students, today I have put all the mystery and rules of the present perfect tense on the blackboards with the rules of that sentence, with the rule of that positive, negative and interrogative sentence. There are many differential sentences which have written in the rules of the grammar with the helping verbs, with the never, with the not of main interrogative words and with the not of helping interrogative words. So I have today finished interrogative sentence and the rules of interrogative sentence. Thank you very much.